तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एंड दैट इज़ द रेस्पिरेशन। सबसे पहले ये समझो स्टूडेंट्स, ये रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। बच्चों, जब हम खाना खा लेते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपको पता है ग्लूकोज बन जाता है, अमीनो एसिड बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है, फैटी एसिड बन जाता है। ये सब क्या है? आपके डाइजेस्टेड फूड है। ये सारे डाइजेस्टेड फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और ये काम कौन करता है? विलाई। कौन करता है? विलाई। वो उस फूड को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाता है? ब्लड के पास। अब ब्लड का काम क्या है बच्चों? जब फूड एब्जॉर्ब हो गया तो वो फूड कहाँ जाएगा? किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। दो पर्पस के लिए आपका डाइजेस्टेड फूड यूज़ होता है। पहला पर्पस होता है उस डाइजेस्टेड फूड से मुझे एनर्जी चाहिए। दूसरा, उस डाइजेस्टेड फूड से जो मेरे टिश्यू डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर कर। लेट्स सपोज कभी आपके हाथों में कट लग जाता है या आपके बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि दोबारा नहीं आता। स्किन का अगर अभी यहाँ से छिल जाए या कट लग जाए तो ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ जाएगा, आ जाता है। तो इन सब के लिए भी आपको काफ़ी हद तक इन डाइजेस्टेड फूड की ज़रूरत पड़ती। तो कैसे ये सारा काम होता है बच्चों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपके ब्लड ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब एब्जॉर्ब हो गए तो ये सब पहुँचते बच्चों सेल के पास। किसके पास? सेल। हमारी बॉडी किसके बनी हुई है? सेल। सेल के पास, हर सेल के पास दो चीज़ें पहुँचती है। सबसे पहले पहुँचता है ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया? जो खाना हमने खाया। कभी हम नहीं खा पाते, हमारा बॉडी सही से काम नहीं करता, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज चढ़ा देता है। उसको पता है कि बिना ग्लूकोज के हमारी बॉडी एनर्जी नहीं बना पाएगी बच्चों, क्योंकि विदाउट ग्लूकोज एनर्जी का प्रोडक्शन मुश्किल। तो क्या हुआ कि जो हमारा सेल है उस सेल में ग्लूकोज पहुंचा, जो खाना हमने खाया उसका ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल में पहुंचा। अब ये ग्लूकोज वहाँ पहुंचा और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमने सांस लिया और एयर से ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुंचा। दो चीज़ें, पहला बच्चों ग्लूकोज पहुंचा, दूसरा बच्चों एयर पहुंचा। पता आपको, अगर किसी बंदे की बॉडी में कपड़े जल रहे हो, वो भागता है तो और तेज़ी से जलते हो। क्यों? हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन उसको क्या करता है? बर्न करता, और तेज़ी से बर्न करता। मतलब ऑक्सीजन बेसिकली चीज़ों को जलाता है, बर्न करता है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये एयर से क्या पहुंचा? ऑक्सीजन। फूड से क्या पहुंचा? ग्लूकोज। तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या करने वाला है? बर्न करने वाला, जलाने वाला। जैसे लकड़ी होती है बच्चों, लकड़ी को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। खाना पका लेते हैं उसके ऊपर, हम लोग हाथ सेक लेते हैं, अगर सर्दियों का टाइम है तो एनर्जी निकलता है ना उससे। वैसे ही बच्चों जो हमारा सेल है, उस सेल के अंदर जब आपका ग्लूकोज पहुंचता है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है, तो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब जलता है। और कौन जलाता है इसको? कौन बर्न करता है इसको? ऑक्सीजन। और बर्न करने के बाद आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप सांस छोड़ देते हो। जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाता है, बर्न करता है, बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर निकल जाता है। जो वाटर है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, तो बॉडी के अंदर रहता है। साथ में निकल रहा है बच्चों एनर्जी। और इसीलिए तो रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का काम ही यही है, ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी देना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। किससे निकलता है बच्चों? फूड। फूड मतलब ग्लूकोज। किससे? ग्लूकोज। समझ लो, ग्लूकोज है लकड़ी, ऑक्सीजन दिया, लकड़ी जल गया, मतलब ऑक्सीजन जल गया, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूँ, आपका जो ग्लूकोज है वो पूरा बर्न कर गया। और बर्न करने के बाद आपको उसने क्या रिलीज करके दिया? एनर्जी। कोई डाउट? क्लियर? पूछ लो। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्लियर होगा। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर द ग्लूकोज गेट बर्न
with oxygen and release of energy will be takes place. Is it clear? बच्चे सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है सेलुलर रेस्पिरेशन. पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन होता है बच्चों कि आप सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये रेस्पिरेशन हर सेल में होता है. हमारा बॉडी का एक एक सेल रेस्पिरेशन कर रहा होता है क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए होता है. आपको पता है सेल का एनर्जी स्टोर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. यहाँ तक क्लियर हुआ कि सेल एनर्जी बनाया कैसे. सेल के पास पहुंचा ग्लूकोज, सेल के पास पहुंचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को बर्न किया, क्या निकला, एनर्जी. अब जानते हो एनर्जी कहाँ जाता है, कैसे वो चीज स्टोर होता है. यहाँ तक क्लियर. तो जो ध्यान दो, अभी तक आपको बताया कि सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को बर्न किया और रिलीज ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो कहाँ गया, जो एनर्जी वहां पे रिलीज हुआ वो हमारे सेल के किस हिस्से में क्या हुआ. तो बच्चों यहाँ देखो, जो आपका सेल है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज था जो फूड के थ्रू आया, ऑक्सीजन उससे इंट्रैक्ट हुआ जो एयर से आया. जब ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बर्न हो गया. बर्न होते क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. बच्चों ये जो एनर्जी निकला ये कहाँ जाता है, सेल के अंदर एक ADP होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. क्या होता है बच्चों, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. डाइफॉस्फेट के इसमें 2 फॉस्फोरस ग्रुप होता है बच्चों. क्या होता है, 2 फॉस्फोरस ग्रुप. ये सेल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है. अब ये क्या करता है, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का वेट करता है. बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का वेट करता है. और जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो यहां पे इंट्रैक्ट करता है. बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो आपके सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, जो ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को बर्न किया, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी कहां जा रहा है, ध्यान दो. वो एनर्जी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर. इस रिएक्शन में कौन कौन है, ADP, फॉस्फेट और एनर्जी आ गया. बच्चे तीनों चीजें मिलके, ये तीनों चीजें मिलके एक चीज बनती है, इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है. इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. बेटा इसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्यों पड़ा है, क्योंकि बच्चों यहां 3 फॉस्फेट है. कितने हैं, 3. ध्यान देना बच्चों, इसका नाम क्या पड़ा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, ट्राइफॉस्फेट क्यों, 2 फॉस्फेट इसके पास था, 1 फॉस्फेट इससे मिला, 2 और 1 3 फॉस्फेट वहां आ गया. लेकिन बच्चों इसके पास एक चीज और है, क्या है, एनर्जी. अब एक ATP तो बना नहीं होगा, हम तो लगातार सांस लेते रहते हैं, ATP बनता गया और ये सारा ATP बच्चों जाके स्टोर्ड कर दिया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के. अब क्या हो बच्चों, आपने बड़ी मेहनत करी, अपनी बॉडी से एनर्जी वेस्ट किया और आपने मनी जो है वो कलेक्ट किया. अब वो पैसे आप बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो आपने क्या किया बच्चों, तो आपने क्या किया, जो आपने पैसे इकट्ठा किए, जो मनी आपने कलेक्ट किया, वो जाके आप सीधा कहाँ रखने लग गए, गुल्लक में रखना शुरू कर दिया, पिगी बैग में रखना शुरू कर दिया, बाद में काम आएगा. वैसे बच्चों सुबह उठे, हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना, हम सांस लिया, हमने ऑक्सीजन गया, उसने ग्लूकोज को पूरा जला दिया, बर्न कर दिया, ATP बना, ATP हमारी बॉडी में स्टोर हो गया. और सुबह खाने के बाद कई लोग रात में जाके खाना खाते हैं. दिन भर जो काम कर रहे हैं, तो दिन भर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी. इसको कह रहे हैं बच्चों ATP फॉर्मेशन, या ATP बन रहा है.
एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, इसका ध्यान रखना है। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हुआ है? सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकला वो वेस्ट नहीं हुआ, वो एनर्जी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुआ और क्या बना बच्चों? एटीपी। क्या बना? एटीपी। अब ये जो एटीपी बना वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो। अब आप दिन भर तो खाना खाते ही नहीं, अब आप मान लो आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, आप रनिंग पे जा रहे हो या आप कोई फिजिकल वर्कआउट कर, जो भी कर रहे हो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगा। उस टाइम पर माइटोकॉन्ड्रिया अपने एटीपी को तोड़ देगा। तोड़ने पे क्या मिलेगा बेटा? एडीपी, फॉस्फेट और क्या निकलेगा? एनर्जी। और इस एनर्जी को आप यूज करते रहोगे, कोई दिक्कत? तो ये चीज जो हमारा गया था वापस आ गया। क्या ये वापस नहीं बन जाएगा जब दोबारा सांस लेंगे? तो कि दोबारा सांस लेंगे तो दोबारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, दोबारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो दोबारा क्या निकलेगा? एनर्जी। फिर वो एनर्जी इससे रिएक्ट करके फिर एटीपी बना देगा। मतलब यही तो होता है बच्चों, गुल्लक में पैसे जाते हैं, गुल्लक से पैसे निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। यही तो होता है ना बच्चों, ये चीज़ चलती रहती है, प्रोसेस तो चलता रहता है हमेशा। वैसे हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, हमने सांस लिया, हमारी बॉडी में एनर्जी बना, वो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, फिर एटीपी यूटिलाइज हुआ, फिर एटीपी बना, फिर एटीपी यूटिलाइज हुआ। क्लियर है? एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट आ जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ये क्या है बच्चों? यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, कि एटीपी को कैसे यूटिलाइज किया गया। ऊपर पहले बना, नीचे उसको यूटिलाइज किया गया। क्लियर? तो इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या सेल के अंदर सारा का सारा हो रहा था बच्चों। ठीक है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द फिनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। और क्या हो रहा है? सेल में पहुंच रहा है ग्लूकोज फूड से, सेल में पहुंच रहा है ऑक्सीजन एयर से, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को करता है बर्न, निकलता है एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? एटीपी में। और एटीपी कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे तो एनर्जी चाहिए ना। उस एनर्जी के लिए मेरी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या है? एटीपी है। वो एटीपी मैं खर्च कर रहा हूँ। जब ज़्यादा खर्च हो जाएगा तब मुझे बस थकावट नहीं शुरू हो जाएगी, तब हमें फिर से वापस एनर्जी चाहिए होगी। इज इट क्लियर? कोई डाउट स्टूडेंट? तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? और डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी इस चीज पे बनाया गया है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरा, विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन हो सकता है, ह्यूमन के अंदर भी होता है बच्चों। अभी हम सब आराम से बैठे हुए हैं, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में चल रहा है, बट ये हमें ऑक्सीजन की नीड है, मतलब ऑक्सीजन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा अगर हम इस रेस्पिरेशन की बात करें तो जिन रेस्पिरेशन में आपको ज़रूरत पड़ता है एयर का, तो एयर से एरोबिक। एरोबिक मतलब हो जाता है बच्चों जहां पे जिस रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन का डिमांड होता है, ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कई बार हमारी बॉडी के अंदर बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है, जैसे मसल सेल्स होते हैं हमारे। आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, जैसे आपने कई बार क्रिकेट मैच में देखा होगा, कोई बैट्समैन फर्स्ट बॉल से और लास्ट ओवर तक खेल रहा होता है, तो कई बार उसके पैरों में क्रैम्प पड़ जाते हैं, वो ज़्यादा चल नहीं पाता है। वजह क्या होती है कि उसके मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने से लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जो क्रैम्प की तरह काम करता है। क्रैम्प क्या बोलते हैं इसको? क्रैम्प, जिससे उसके पेन होना शुरू होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, दोनों रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। तो बात कर रहे हैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की, कौन सा चीज कहां होता है, कैसे होता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बच्चों, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो पहले अपना करता है बच्चों ग्लाइकोलिसिस। क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस। एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है? पायरुविक एसिड। किसमें करता है? पायरुविक एसिड। एसिडिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, वैसे हमारा एक पायरुविक एसिड भी होता है, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है पायरुवेट। पायरुवेट कह लो या पायरुविक एसिड कह लो, कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ग्लूकोज अपना ब्रेकडाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस करके पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लाइकोलिसिस हमारे सेल के किस हिस्से में होता है? साइटोप्लाज्म। कहां पे? साइटोप्लाज्म। तो
तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज अपने आप को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। वेट करता है किसका? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का वेट करने के बाद एक साइकिल में जाता है बच्चों। वो साइकिल चलाने वाला नहीं है, साइकिल मतलब एक प्रोसेस में जाता है, जिस प्रोसेस का नाम होता है क्रेब्स साइकिल। इतना डिटेल में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा भी एडवांस क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो ऑक्सीजन का वेट करता है और एक साइकिल में जाता है, एक प्रोसेस में जाता है, इसका नाम क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। पर ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? और जैसे ही हुआ क्या निकला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी। और बच्चों सबसे ज्यादा एटीपी आपके इसी रेस्पिरेशन में निकलता है, इसीलिए सबसे बढ़िया रेस्पिरेशन माना जाता है एयर की प्रेजेंस में हुआ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द बेस्ट बिकॉज यहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सारा का सारा एटीपी फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ग्लूकोज कितने एटीपी बनाता है? 38 एटीपी बनाता है। ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुवेट। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन समझाया गया बच्चों, सबको क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिस रेस्पिरेशन में वी डिमांड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका रेस्पिरेशन हो, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि ह्यूमन की बॉडी में होता है बच्चों, दैट इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन मतलब विदाउट एयर के जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई कुछ क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ दिए कि मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ चीजें। ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस कर रहा है। कैन यू टेल मी ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। मैंने फिर क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, बता सकते हो कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनाता है? क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक? 2 पायरुविक। फिर याद है वो ऑक्सीजन का वेट करता था, पर अब ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ही अब माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया तब होता जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती, पर विदाउट ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन होने चला गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, कहां पे हो रहा है? मसल टिश्यू, हमारे बॉडी के मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। और वो क्या बना रहा है? 2 एटीपी। वहां कितने बन रहे थे? 38। तो यहाँ एटीपी कम बन रहा है, एनर्जी मिल तो रही है पर उतनी नहीं जितनी कि एरोबिक में मिल रही है, लेकिन बदले में एक चीज और मिल रहा है, लैक्टिक एसिड। बच्चों अगर हमारे सेल के अंदर जो चींटी होती है वह एसिड छोड़ देती है तो फूल जाता है, पेन होता है। मधुमक्खी काट लेती है तो पेन होता है। एसिड डालते हैं हमारे बॉडी में, ये तो हमारे मसल्स के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एसिड हमारे मसल्स में इकट्ठा होता रहता है और क्या बन जाता है? क्रैम्प। क्या बन जाता है? क्रैम्प। तो एग्जाम में आता है क्रैम्प्स कब पड़ते हैं? क्रैम्प्स तब पड़ते हैं जब हमारे मसल्स के अंदर क्या इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड। और ये एरोबिक की वजह से एनारोबिक, एनारोबिक। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है या मसल सेल्स में? सबको क्लियर? तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है, कैसे बन रहा है, एटीपी कैसे यूटिलाइज हो रहा है, वो सब चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन बाकी ऑर्गेनिज्म में भी होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। इज इट क्लियर?